Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video, we are again going to continue our first chapter of class 12 history book, and the name of the chapter is Bricks, Beads and Bones, the Harappan Civilization. So this video is part 6 of this chapter, and आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के 10 टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं. So the name of the 10 topic of this chapter is डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन. यानी कि इस टॉपिक में हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिस्कवरी के बारे में जानेंगे कि आखिर किस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया, किस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन को खोजा गया. सो नाउ अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. सो अभी तक हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जो कुछ भी जाना, जो कुछ भी समझा, टॉपिक नंबर 1 से लेकर टॉपिक नंबर 9 तक. जैसे कि सबसे पहले हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड को जाना. उसके बाद हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स या फिर सिटीज के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जाना. जैसे कि उन सारी टाउन्स में किस तरीके से हाउसेस को कंस्ट्रक्ट किया जाता था, किस तरीके से ड्रेन्स को बनाया जाता था. साथ ही साथ हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स के बारे में जाना एंड उन सारे आर्टिफैक्ट्स को किस तरीके से बनाया जाता था, किन सारे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता था उन सारे आर्टिफैक्ट्स को बनाने के लिए. इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा. साथ ही साथ हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में किस तरीके से ट्रेड किया जाता था एंड किन किन रीजन में ट्रेड किया जाता था इसको भी समझा. हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को भी जाना. हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के अथॉरिटी के बारे में भी जाना एंड एट द लास्ट हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बारे में भी जाना, हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड के बारे में भी जाना. सो ये जितने भी इंफॉर्मेशन है जो कि हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में मिलता है, सो आखिर आर्कियोलॉजिस्ट इन सारे इंफॉर्मेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं. सो आर्कियोलॉजिस्ट को मैटेरियल रिमेन्स से जो कुछ भी एविडेंस मिलता है, मैटेरियल रिमेन्स यानी कि हमारे पास जितने भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है जो कि हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया था चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही. सो आर्कियोलॉजिस्ट उन सारे मैटेरियल रिमेन्स को, उन सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को एक साथ जोड़ के हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के फैसिनेटिंग हिस्ट्री यानी कि इंटरेस्टिंग हिस्ट्री को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. बट हम लोग इस टॉपिक में हड़प्पन सिविलाइजेशन की और एक स्टोरी के बारे में जानेंगे कि आखिर हड़प्पन सिविलाइजेशन को किस तरीके से डिस्कवर किया गया, किस तरीके से खोजा गया. हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में सब कुछ जान लिया. सो नाउ अब हम फाइनली ये जानेंगे कि आखिर हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी किस तरीके से हुई है. सो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जो टॉपिक है अबाउट द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, सो ये टॉपिक तो हमें चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देना चाहिए था. बट हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में सब कुछ जान लिया, इवन हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड के बारे में भी जान लिया. एंड नाउ अब हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिस्कवरी के बारे में बता रखा है. सो इसका रीज़न ये है कि अगर आपको किसी भी चीज़ का ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता है एंड अगर आप उस चीज़ की डिस्कवरी के बारे में जानना चाहते हो, देन आपको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा. बट अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है एंड फिर अगर आप उस चीज़ की डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हो, देन आप बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे. सो इसीलिए ये जो टॉपिक है ये चैप्टर के लास्ट में दे रखा है ताकि सबसे पहले आप लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन को अच्छी तरीके से समझ जाओ एंड उसके बाद आप लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिस्कवरी के बारे में जानो. सो नाउ अब हम जानते हैं कि आखिर हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी किस तरीके से किया गया. सो जैसे कि लास्ट टॉपिक में यानी कि टॉपिक नंबर 9 में हमने ये डिस्कस किया था कि 1800 सेंचुरी के टाइम पीरियड के अराउंड जितने भी इंपॉर्टेंट हड़प्पन सिटीज़ थे एंड उन सारे इंपॉर्टेंट हड़प्पन सिटीज़ में रहने वाले जितने भी हड़प्पन पीपल थे, सो वो लोग 1800 सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान उन सारे इंपॉर्टेंट हड़प्पन सिटीज़ को अबेंडोनेट कर रहे थे यानी कि छोड़ के जा रहे थे. सो हमें एग्जैक्ट या फिर एक्यूरेट रीज़न नहीं पता कि क्या वो कारण था जिसकी वजह से हड़प्पन पीपल उन सारे इंपॉर्टेंट हड़प्पन सिटीज़ को छोड़ के जा रहे थे. बट हमारे पास ये एविडेंस है कि 1800 एंड 1900 सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान जितने भी हड़प्पन पीपल थे वे सारे ही लोग हड़प्पन सिटीज़ को छोड़ के जा रहे थे. सो जब सारे ही हड़प्पन पीपल उन सारे इंपॉर्टेंट हड़प्पन सिटीज़ को छोड़ के चले गए, देन वे सारे जो सिटीज़ थे वो धीरे धीरे रुइन हो गए यानी कि धीरे धीरे बर्बाद हो गए. एंड मे बी कुछ जियोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से जितने भी इंपॉर्टेंट हड़प्पन सिटीज़ थे, जितने भी इंपॉर्टेंट हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स थे या फिर पूरा का पूरा जो सिविलाइजेशन था वो मिट्टी के नीचे दब के रह गया. एंड धीरे धीरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में रहने वाले लोग या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन के आसपास में रहने वाले लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में भूलते चले गए. हड़प्पन सिविलाइजेशन के आर्टिफैक्ट्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट सिटीज़, सो उन सारी चीज़ों के बारे में लोग भूलते चले गए. एंड फिर लगभग 1000 ईयर के बाद
जब उस एरिया में अगेन लोग बसने लगते हैं, जब उस एरिया में अगेन लोग अपने सेटलमेंट को स्टेबलाइज करते हैं, मैन एंड वेमेन अगेन वहाँ पे रहने लगते हैं, सो जब भी उन लोगों को कुछ भी हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स बाय चांस मिल जाता था, देन उन्हें उन सारे हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स के इंपॉर्टेंस के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। उन लोगों को ये आइडिया नहीं होता था कि ये जो आर्टिफैक्ट्स थे जो कि हमें बाय चांस मिल रहे हैं, सो ये सारे आर्टिफैक्ट्स कितने ज़्यादा पुराने हैं। ये सारे आर्टिफैक्ट्स हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के पहले सिविलाइजेशन का पार्ट है। सो इसको अगर मैं आपको और भी अच्छी तरीके से समझाऊं, सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा जो सिविलाइजेशन था, जितने भी इंपॉर्टेंट हड़प्पन सिटीज़ या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स थे, सो वो सारी ही चीज़ें मिट्टी के नीचे दब गए। सो इन सारे एरियाज में रहने वाले लोगों को कभी कभार जब हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स ओकेजनली मिल जाता था, यानी कि मिट्टी के नीचे जितने भी हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स थे, सो अगर वो कभी कभार ऊपरी हिस्से में आ जाते थे, जमीन के लेवल में आ जाते थे, एंड जब इन सारे एरियाज में रहने वाले जो न्यू लोग थे उन लोगों को ये सारे आर्टिफैक्ट्स मिलते थे, देन वो लोग उन सारे आर्टिफैक्ट्स के इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाते थे। सो किस तरीके से उन्हें हड़प्पा के आर्टिफैक्ट्स मिल रहे थे। सो मान लीजिए कि अगर उस एरिया में कभी फ्लड वगैरह आ गया, कभी बाढ़ वगैरह आ गया, सो बाढ़ की वजह से कुछ कुछ आर्टिफैक्ट्स थे वो ऊपरी हिस्से में आ जाते थे, या फिर मान लीजिए कि उस एरिया में कभी सॉइल इरोजन हो गया, सो सॉइल इरोजन की वजह से भी वे सारे जो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स थे वो ऊपर में आ जाते थे। या फिर अगर उन सारे एरियाज में रहने वाले जो न्यू लोग थे, जब वो लोग उन सारे एरियाज में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को करते थे, अपने फील्ड में प्लाइंग करते थे, सो प्लाइंग के टाइम भी कुछ कुछ जो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स होते थे वो ऊपरी हिस्से में आ जाते थे, ऊपरी भाग में आ जाते थे। या फिर ऐसे लोग जो कि उन सारे रीजन में ट्रेजर यानी कि खजाने की खोज कर रहे थे, एंड खजाने की खोज में जब वो लोग मिट्टी के नीचे खुदाई कर रहे थे, मिट्टी में डिगिंग कर रहे थे, सो खुदाई करने के टाइम भी उन्हें कुछ कुछ हड़प्पा के आर्टिफैक्ट्स मिल रहे थे। बट उन सारे ही लोगों को हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स के इंपॉर्टेंस के बारे में कोई भी रियलाइजेशन नहीं था। उनके लिए ये सारे ही आर्टिफैक्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज थे, यानी कि बहुत ज़्यादा अजीब थे, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता था कि जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं उस एरिया के नीचे एक सिविलाइजेशन हुआ करता था, एंड ये सारे ही आर्टिफैक्ट्स उसी सिविलाइजेशन का पार्ट है। सो इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन में हमें यही बता रखा है कि धीरे धीरे हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स जमीन के ऊपर आ रहे थे, एंड धीरे धीरे हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी की जो स्टोरी है उसकी शुरुआत हो रही थी। सो आई होप कि आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है टॉपिक नंबर 10.1 कनिंगम्स कंफ्यूजन। सो इस टॉपिक में हम लोग कनिंगम के कंफ्यूजन के बारे में जानेंगे कि आखिर कनिंगम को हड़प्पा के आर्टिफैक्ट्स को लेकर क्या कंफ्यूजन हो रहा था। सो अलेक्जेंडर कनिंगम कौन थे, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। सो अलेक्जेंडर कनिंगम वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल थे कनिंगम, एंड ही वाज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। सो इस पॉइंट को प्लीज आप लोग जरूर लर्न कर लीजिएगा कि अलेक्जेंडर कनिंगम ASI के पहले डायरेक्टर जनरल थे, और साथ ही साथ उन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। सो जब अलेक्जेंडर कनिंगम ASI के पहले डायरेक्टर जनरल बनते हैं, देन वो इंडिया में करीब मिड 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन की शुरुआत करते हैं। यानी कि करीब मिड 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान अलेक्जेंडर कनिंगम ये सोचते हैं कि अब हमें इंडियन सबकॉन्टिनेंट के एंशिएंट हिस्ट्री को फाइंड आउट करना चाहिए। सो अगर हमें किसी भी एरिया, किसी भी कंट्री के एंशिएंट हिस्ट्री को फाइंड आउट करना है, देन हम किस तरीके से कर सकते हैं। सो बेसिकली उस पर्टिकुलर कंट्री या फिर उस पर्टिकुलर एरिया में जब हम लोग आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन करेंगे, यानी कि जब हम लोग खुदाई करेंगे, एंड खुदाई करने के टाइम हमें जो कुछ भी आर्कियोलॉजिकल या फिर जितने भी मैटेरियल एविडेंस मिलेंगे, सो उन सारे मैटेरियल रिमेन्स, मैटेरियल एविडेंस को देख कर ही हम उस पर्टिकुलर एरिया के एंशिएंट हिस्ट्री को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसीलिए हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के एंशिएंट हिस्ट्री को फाइंड आउट करने के लिए अलेक्जेंडर कनिंगम ने मिड 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन की शुरुआत की। सो आखिर आर्कियोलॉजिस्ट किस तरीके से पूरे ही सबकॉन्टिनेंट में एक्सकेवेशन करते हैं, किस तरीके से वो हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के एंशिएंट हिस्ट्री को फाइंड आउट करते हैं। सो आर्कियोलॉजिस्ट बेसिकली आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के थ्रू ही हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के एंशिएंट हिस्ट्री को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। सो क्या आर्कियोलॉजिस्ट हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के हर एक पार्ट में, हर एक लैंड में जाके एक्सकेवेशन कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे टू नो अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ अवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट। सो ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पीरियड में ही इंडिया एक इतना बड़ा कंट्री है, एंड उस टाइम पीरियड में पाकिस्तान एंड बांग्लादेश भी इंडिया में इंक्लूडेड था। सो इतने बड़े सबकॉन्टिनेंट के
हर एक पार्ट में जाके, हर एक लैंड में जाके खुदाई करना पॉसिबल नहीं है। सो आखिर आर्कियोलॉजिस्ट किस तरीके से ये फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से ये पता लगाते हैं कि हमें किस लैंड में खुदाई करना चाहिए, ताकि हमें उस लैंड से कुछ ना कुछ एविडेंस मिले, ताकि हमें उस एरिया से कुछ ऐसे प्रूफ मिले जिसके थ्रू हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट के एंशिएंट हिस्ट्री को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट कुछ ऐसे सामानों को यूज करते हैं एज अ गाइड, यानी कि एक गाइडेंस के रूप में फॉर देयर इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जब भी वो लोग एक्सकेवेशन वगैरह करते थे। सो आर्कियोलॉजिस्ट बेसिकली रिटन वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे, रिटन वर्ड्स का यूज करते थे एज अ गाइडेंस टू इन्वेस्टिगेशन। हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के लिए वो लोग बेसिकली रिटन मटेरियल या फिर रिटन वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजिस्ट को हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जितने भी पुराने टेक्स्ट मिले हैं, जितने भी रिटन सोर्सेस मिले हैं, सो उन सारे पुराने टेक्स्ट में उन्हें किसी न किसी एरिया का नाम जरूर मिलता था, या फिर किसी न किसी रीजन या फिर किसी न किसी रिवर का नाम जरूर मिलता था। या फिर आर्कियोलॉजिस्ट को हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जितने भी पुराने इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, सो जब भी किसी हार्ड सरफेस के ऊपर कुछ भी कट करके इनग्रेव करके लिखा जाता है, उसी को इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। सो जब आर्कियोलॉजिस्ट को हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जितने भी पुराने इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, सो उन सारे इंस्क्रिप्शन में भी कुछ ना कुछ एरिया, कुछ ना कुछ प्लेस या फिर रिवर वगैरह का नाम मेंशन किया गया था। सो उन्हीं सारी चीज़ों को देखकर, उन सारी चीज़ों से हिंट लेकर वो लोग हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक्सकेवेशन कर रहे थे। सो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आर्कियोलॉजिस्ट बेसिकली लिटरेसी सोर्सेज का इस्तेमाल करते थे टू फाइंड आउट द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। ना नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, उनका जो मेन इंटरेस्ट था वो था हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अर्ली हिस्टोरिक एंड लेटर पीरियड के आर्कियोलॉजी को फाइंड आउट करने में। यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम को हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के किस हिस्ट्री या फिर किस आर्कियोलॉजी को फाइंड आउट करने में इंटरेस्ट था। सो हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जो अर्ली हिस्ट्री है, जो एंशिएंट हिस्ट्री है, जो कि उस टाइम पीरियड में माना जाता था कि हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत होती है फ्रॉम 6th सेंचुरी BC टू 4th सेंचुरी C। सो उस टाइम पीरियड में हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में लोगों को नहीं पता था कि हमारे एंशिएंट हिस्ट्री की जो शुरुआत होती है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड से होती है। सो इन सब के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं था। सो उस टाइम पीरियड में हर एक लोगों को, हर एक आर्कियोलॉजिस्ट को ही लगता था कि हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जो अर्ली या फिर जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसकी शुरुआत होती है फ्रॉम 6th सेंचुरी BC। सो कनिंघम का जो मेन इंटरेस्ट था वो बेसिकली इसी टाइम पीरियड के हिस्ट्री को फाइंड आउट करने में था, एंड इस टाइम पीरियड के बाद के टाइम पीरियड के हिस्ट्री को फाइंड आउट करने में था। सो अलेक्जेंडर कनिंघम टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शंस के अलावा अकाउंट्स का भी इस्तेमाल करते थे एज अ गाइडेंस टू लोकेट अर्ली सेटलमेंट्स। यानी कि हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के शुरुआत के जितने भी सेटलमेंट्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट शुरुआत के सिटीज़ या फिर टाउन्स थे, सो उन सारे टाउन्स एंड सिटीज़ को लोकेट करने के लिए, उन सारे इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन को जानने के लिए अलेक्जेंडर कनिंघम अकाउंट्स का भी इस्तेमाल करते थे। ना व्हाट आर अकाउंट्स? तो अकाउंट्स का मतलब होता है रिटन रिपोर्ट। सो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के द्वारा जितने भी अकाउंट्स वगैरह लिखे गए थे, सो उन्हीं सारे अकाउंट्स का इस्तेमाल करते थे कनिंघम टू लोकेट द अर्ली सेटलमेंट्स इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। सो आखिर ये चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स कौन थे? सो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स यानी कि ऐसे चाइनीज पीपल जिन्होंने बुद्धिज्म रिलीजन को अडॉप्ट किया है, एंड पिलग्रिम्स का मतलब होता है यात्री। सो जब चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स यानी कि यात्री हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में विजिट किए थे करीब 4th से लेकर 7th सेंचुरी CE के टाइम पीरियड के दौरान, सो जब वो लोग हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आए थे, सो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में उन्होंने अपना एक रिपोर्ट रेडी किया था, उन्होंने एक अकाउंट रेडी किया था। सो उस अकाउंट को पढ़ के ही अलेक्जेंडर कनिंघम को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के एंशिएंट हिस्ट्री को फाइंड आउट करने में। ना नेक्स्ट हमें क्या बता रखा है कि अलेक्जेंडर कनिंघम जब भी सर्वेस करते थे, यानी कि जब भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक्सकेवेशन करते थे, खुदाई करते थे, सो एक्सकेवेशन के दौरान कनिंघम को जितने भी इंस्क्रिप्शंस मिलते थे, सो हर एक इंस्क्रिप्शंस को वो कलेक्ट करते थे, डॉक्यूमेंटेड, यानी कि हर एक इंस्क्रिप्शन का एक डिटेल रिकॉर्ड रखते थे। साथ ही साथ हर एक इंस्क्रिप्शन को वो ट्रांसलेट भी करते थे इनटू ऑर्डिनरी लैंग्वेज, ताकि पढ़ा जा सके कि आखिर इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा गया है। एंड उस इंस्क्रिप्शन से उन्हें जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलता था, सो उस इंफॉर्मेशन के थ्रू अगेन वो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन कर सकते थे हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। सो जब भी वो किसी भी साइट में एक्सकेवेशन करते थे, देन उनका जो मेन फोकस रहता था वो इस चीज़ के ऊपर रहता था कि उन्हें ऐसे आर्टिफैक्ट्स को रिकवर करना है जिसका कोई ना कोई कल्चरल वैल्यू हो। सो विद दिस हमने कनिंघम के स्ट्रैटेजी या फिर कनिंघम के टेक्निक के बारे में जान लिया कि आखिर वो किस तरीके से हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन को कैरीड आउट करते थे।
नाउ नेक्स्ट हमें हड़प्पा के बारे में बता रखा है, यानी कि अब हम लोग ये जानेंगे कि इवन अलेक्जेंडर कनिंघम को हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया भी मिलता है, बट फिर भी अलेक्जेंडर कनिंघम हड़प्पन सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि आखिर ये जो सिविलाइजेशन है ये कितना ज़्यादा पुराना है। सो इसीलिए टॉपिक का नाम रखा गया है कनिंघम कन्फ्यूजन, यानी कि कनिंघम को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन के आर्टिफैक्ट्स के टाइम पीरियड को फाइंड आउट करने में। सो हड़प्पा ये जो साइट है, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का पहला साइट था जिसको डिस्कवर किया गया था। सो हड़प्पा ये जो साइट है ये चाइनीज पिलग्रिम्स के इटिनरी का पार्ट नहीं है। दैट मीन्स कि जब चाइनीज पिलग्रिम्स हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में विजिट किए थे, सो चाइनीज पिलग्रिम्स को भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, क्योंकि उस टाइम पीरियड में वो लोग भी हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में नहीं आए थे। अभी हमने टाइम पीरियड देखा कि बेसिकली 4th से लेकर 7th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान ही जितने भी चाइनीज पिलग्रिम्स थे वे लोग हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में विजिट किए थे। सो इस टाइम पीरियड में उन्हें किस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चलेगा। सो इसीलिए कहा गया है जितने भी चाइनीज पिलग्रिम्स थे, जो यात्री थे, सो जब वो लोग इंडियन सबकॉन्टिनेंट में विजिट किए थे, देन हड़प्पा जैसा जो साइट था वो उनके यात्रा का पार्ट नहीं था। यानी कि ये सारे जो चाइनीज पिलग्रिम्स थे ये लोग हड़प्पा जिस साइट में लोकेटेड था उस साइट में उन्होंने यात्रा नहीं किया था। साथ ही साथ हड़प्पा ये जो साइट है ये उस टाइम पीरियड में एक अर्ली हिस्टोरिक सिटी भी कंसिडर नहीं किया जाता था, यानी कि एक एंशियंट सिटी भी नहीं माना जाता था। सो इसी वजह से अलेक्जेंडर कनिंघम का जो इन्वेस्टिगेशन का फ्रेमवर्क है, यानी कि जो टाइम पीरियड है, सो उस टाइम पीरियड में हड़प्पा ये जो साइट है या फिर जितने भी हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स थे वे सारे ही आर्टिफैक्ट्स उस टाइम पीरियड में फिक्स नहीं हो रहे थे। सो बेसिकली कनिंघम जब भी इन्वेस्टिगेशन करते थे, जब भी एक्सकेवेशन करते थे, देन उनका जो मेन टाइम पीरियड था, जो फ्रेमवर्क था, वो था बेसिकली फ्रॉम 6th सेंचुरी BCE टू 4th सेंचुरी CE, जिस टाइम पीरियड में ऐसा माना जाता था कि हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के एंशियंट हिस्ट्री की शुरुआत होती है। सो उस टाइम पीरियड में हर एक आर्कियोलॉजिस्ट को यही लगता था। सो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि कनिंघम का जो मेन इंटरेस्ट था वो बेसिकली इसी टाइम पीरियड की हिस्ट्री को जानने में था। सो जब भी वो इन्वेस्टिगेशन करते थे, एक्सकेवेशन करते थे, एंड एक्सकेवेशन के दौरान उन्हें जो कुछ भी आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिलता था, सो उन सारे आर्टिफैक्ट्स को वो बेसिकली इसी टाइम पीरियड में फिक्स करने की कोशिश करते थे। सो जब उन्हें कुछ हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स मिल रहे थे, सो उन सारे हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स को भी वो इसी टाइम पीरियड में फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि इस टाइम पीरियड में फिक्स ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो सारे जो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स थे वो इस टाइम पीरियड के थे ही नहीं, बल्कि इससे भी हजारों साल पहले के टाइम पीरियड के ये सारे आर्टिफैक्ट्स थे। सो इसीलिए हर एक हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स इस टाइम पीरियड में फिक्स नहीं हो रहे थे। सो इसीलिए टॉपिक का नाम है कनिंघम कन्फ्यूजन, यानी कि कनिंघम को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था कि आखिर ये सारे हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स इस टाइम पीरियड में फिक्स क्यों नहीं हो रहे थे। सो नेक्स्ट लाइन में हमें यही बता रखा है कि इवन 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान ही बहुत सारे ऐसे हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स थे जो कि इवन कनिंघम के पास पहुंचे भी थे, बट कनिंघम को इस बात का रियलाइजेशन नहीं था कि आखिर ये सारे आर्टिफैक्ट्स कितने ज़्यादा पुराने थे, आखिर इन सारे आर्टिफैक्ट्स का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड उन सारे आर्टिफैक्ट को वो बेसिकली इसी टाइम पीरियड में फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे। उनको लग रहा था कि हो सकता है इसी टाइम पीरियड का कोई ना कोई पुराना आर्टिफैक्ट्स होगा, एंड इसीलिए कनिंघम को हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स के इंपॉर्टेंस के बारे में पता नहीं लगता है, एंड 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी नहीं होती है। ना नेक्स्ट हमें हड़प्पन सील के बारे में बता रखा है कि इवन कनिंघम के पास एक हड़प्पन सील भी पहुंचा था, बट कनिंघम हड़प्पन सील के भी इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। सो एक इंग्लिशमैन के द्वारा इवन एक हड़प्पन सील भी दिया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम को। सो हमने डिस्कस किया था कि जो हड़प्पन सील था वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। हड़प्पन सील से हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है, जैसे कि उस सील से हमें हड़प्पा के स्क्रिप्ट के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ हमें हड़प्पन सील से ये पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में किस तरीके से ट्रेड को प्रैक्टिस किया जाता था। सो हड़प्पन सील से हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। सो इवन एक इतना इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट भी कनिंघम के पास पहुंचा था, बट कनिंघम उस आर्टिफैक्ट के इंपॉर्टेंस को भी रियलाइज नहीं कर पाते हैं। सो कनिंघम इवन उस ऑब्जेक्ट को, यानी कि हड़प्पन सील को नोट करते हैं, उसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, बट अनसक्सेसफुली वो हड़प्पन सील को उसी टाइम पीरियड में, उसी टाइम फ्रेमवर्क में फिक्स करने की कोशिश करते हैं जिससे वो फैमिलियर है। यानी कि 6th सेंचुरी BC से लेकर 4th सेंचुरी CE का जो टाइम पीरियड था, जिस टाइम पीरियड में माना जाता था कि हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एंशियंट हिस्ट्री की शुरुआत होती है, सो अलेक्जेंडर कनिंघम उस हड़प्पन सील को इसी टाइम पीरियड में फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे। सो इसकी वजह से हमें 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता नहीं चलता है ना। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि आखिर अलेक्जेंडर कनिंघम हर एक आर्टिफैक्ट को उसी टाइम पीरियड में फिक्स करने की कोशिश क्यों कर रहे थे। सो इसका रीजन ये है कि उस टाइम पीरियड में
में किसी को भी इस बात का कोई भी रियलाइजेशन नहीं था, कोई भी आइडिया नहीं था कि हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हड़प्पन सिविलाइजेशन जैसा एक डेवलप सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था। उस टाइम पीरियड में इवन इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट को भी ऐसा कोई भी आइडिया नहीं था कि हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की एंशिएंट हिस्ट्री की जो शुरुआत है वो 6th सेंचुरी बीसी से नहीं बल्कि उससे भी बहुत पहले, हजारों साल पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड के दौरान यानी कि 2600 बीसी से ही हो गई है। सो उस टाइम पीरियड में सबको यही लगता था कि हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसकी शुरुआत होती है विद द फर्स्ट सिटीज इन द गंगा वैली, जिसके बारे में आप लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। सो गंगा वैली के सामने यानी कि गंगा रिवर के सामने जितने भी शुरुआत के इंपॉर्टेंट सिटीज थे, सो आर्कियोलॉजिस्ट को यही लगता था कि इन्हीं सारी सिटीज से हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री की शुरुआत होती है। सो इसीलिए इसमें कोई भी सरप्राइजिंग बात नहीं है कि अगर कनिंघम हड़प्पन सिविलाइजेशन के सिग्निफिकेंस को यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंस को मिस कर देते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उस टाइम पीरियड में इवन इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट को भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। सो विद दिस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है जिसमें हमने कनिंघम के कंफ्यूजन के बारे में जाना, यानी कि कुछ ऐसे हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स थे जो कि इवन कनिंघम को 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान ही मिल रहे थे, बट कनिंघम को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था कि आखिर ये सारे जो आर्टिफैक्ट्स थे वो उनके टाइम पीरियड में फिक्स क्यों नहीं हो रहे थे, वो उनके फ्रेमवर्क में फिक्स क्यों नहीं हो रहे थे। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है टॉपिक नंबर 10.2 आ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। सो इस टॉपिक में फाइनली हम लोग ये जानने वाले हैं कि आखिर हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी किस तरीके से हो जाती है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के आर्टिफैक्ट्स का जो इंपॉर्टेंस है उसको किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है। सो टॉपिक का नाम आ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन इसलिए रखा गया है क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक पुराना सिविलाइजेशन था, एक ओल्ड सिविलाइजेशन था, बट इसको न्यूली डिस्कवर किया गया। सो इसीलिए इस टॉपिक का नाम रखा गया है आ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। सो सब्सिक्वेंटली क्या होता है, यानी कि अभी हमने डिस्कस किया कि 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान कनिंघम को कुछ इंपॉर्टेंट हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, बट कनिंघम उन सारे इंपॉर्टेंट हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स के इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। सो 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी नहीं होती है। सो सब्सिक्वेंटली यानी कि उसके बाद 20th सेंचुरी के टाइम पीरियड में हमें क्या देखने को मिलता है। सो एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था दयाराम साहनी। सो दयाराम साहनी ने अर्ली डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी यानी कि 20th सेंचुरी की शुरुआत के टाइम पीरियड के दौरान हड़प्पा के एक साइट से सील को डिस्कवर किया, यानी कि सील की खोज की। सो बेसिकली 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा के साइट से एक सील को डिस्कवर किया, जमीन के एक ऐसे लेयर से, सॉइल के एक ऐसे लेयर से जो कि बहुत ज़्यादा ओल्डर था देन द अर्ली हिस्टोरिक लेवल। सो लेयर्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में अभी समझेंगे, बट अभी के लिए आप लोग ये बस याद रखिए कि दयाराम साहनी को जो हड़प्पन सील है वो एक ऐसे लेयर में मिला जो कि बहुत ज़्यादा पुराना था एज कम्पेयर टू द अर्ली हिस्टोरिक लेवल। सो इस इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी के बाद से ही लोगों को हड़प्पन सील या फिर हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स के इंपॉर्टेंस के बारे में, सिग्निफिकेंस के बारे में रियलाइजेशन हुआ कि आखिर ये सारे जो आर्टिफैक्ट्स है, ये सारे जो हड़प्पन सील है वो कितना ज़्यादा पुराना है। सो आप लोगों के माइंड में मे भी एक डाउट आ रहा होगा कि हड़प्पन सील तो कनिंघम को भी मिला था, देन उस टाइम पीरियड में आखिर लोगों को हड़प्पन सील की इंपॉर्टेंस के बारे में क्यों नहीं पता चला। सो इसका रीज़न ये है कि कनिंघम को जब हड़प्पन सील मिला था देन कनिंघम ने खुद से उस हड़प्पन सील को डिस्कवर नहीं किया था, उन्होंने खुद से एक्सकेवेशन करके, खुदाई करके हड़प्पन सील को फाइंड आउट नहीं किया था, उन्हें एक इंग्लिशमैन के द्वारा हड़प्पन सील दिया गया था। सो इसीलिए कनिंघम को हड़प्पन सील के टाइम पीरियड के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं मिला। बट जब दयाराम साहनी ने सील को डिस्कवर किया फ्रॉम द साइट ऑफ हड़प्पा, देन उन्होंने खुद एक्सकेवेशन करके उस सील को डिस्कवर किया। सो जब उन्होंने खुद एक्सकेवेशन किया देन उन्हें हड़प्पन सील एक ऐसे लेयर में मिला जो लेयर बहुत ज़्यादा पुराना था। एंड जब सील के टाइम पीरियड के बारे में पता चल गया कि ये जो सील है ये इतना ज़्यादा पुराना है, तब लोगों को हड़प्पन सील के सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस का रियलाइजेशन हुआ। नाउ नेक्स्ट ईयर यानी कि 1922 में हमें क्या देखने को मिलता है। सो एक दूसरे इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था राखाल दास बैनर्जी। सो राखाल दास बैनर्जी को मोहनजोदारो के साइट से एक सिमिलर सील मिलता है, यानी कि जिस तरीके का सील दयाराम साहनी को हड़प्पा के साइट से मिला था, सेम उसी तरीके का सील राखाल दास बैनर्जी को मोहनजोदारो के साइट से मिला। सो इससे आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बात का अंदाजा लगाया, इस बात का अनुमान लगाया कि हो ना हो ये दोनों ही जो साइट है हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वो एक ही आर्कियोलॉजिकल कल्चर के पार्ट थे, यानी कि एक ही सिविलाइजेशन के पार्ट थे।
सो इन सारे एविडेंसेस से, यानी कि जिस तरीके का सील, जिस तरीके का आर्टिफैक्ट उन्हें हड़प्पा के साइड में मिल रहा था, सेम उसी तरीके का सील, उसी तरीके का आर्टिफैक्ट उन्हें मोहनजोदारो के साइड में भी मिल रहा था। सो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स के सिमिलैरिटी को देखकर, यूनिफॉर्मिटी को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बात को फाइंड आउट किया, इस बात का अंदाजा लगाया कि हमने पर्टिकुलरली किसी एक एंशिएंट सिटी को डिस्कवर नहीं किया है, बल्कि हमने एक पूरे के पूरे सिविलाइजेशन को ही डिस्कवर किया है, जिसका हड़प्पा एंड मोहनजोदारो इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करते थे, यानी कि इंपॉर्टेंट सिटीज हुआ करते थे। सो आर्टिफैक्ट्स में सिमिलैरिटी की वजह से, यूनिफॉर्मिटी की वजह से हमें इस बात का पता चलता है कि मोहनजोदारो एंड हड़प्पा एक ही सिविलाइजेशन के पार्ट थे। इवन अगर आप मैप में भी मोहनजोदारो एंड हड़प्पा को चेक करेंगे, देन दोनों ही साइट एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी में है। मोहनजोदारो जो कि इंदस रिवर के किनारे है एंड हड़प्पा जो कि रावी रिवर के किनारे है। सो अगर ये दोनों ही साइट एक सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं होता, देन हमें कभी भी आर्टिफैक्ट्स में सिमिलैरिटी या फिर यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिलता। सो इसी बात से ये प्रूफ होता है कि ये दोनों ही साइट एक ही सिविलाइजेशन के पार्ट थे। नाउ नेक्स्ट हमें जॉन मार्शल के बारे में बता रखा है। सो जॉन मार्शल कौन थे? सो उस टाइम पीरियड के दौरान ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल थे, उन्हीं का नाम था जॉन मार्शल। सो इन सारे फाइंड्स को देखकर, इन सारे इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज को देखकर फाइनली 1924 में जॉन मार्शल ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया पूरे ही वर्ल्ड में कि इंडिया में इंडस वैली के सामने एक न्यू सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई है, एक नए सभ्यता की डिस्कवरी हुई है इन द नेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो 1924 में ऑफिशियली वर्ल्ड के हर एक लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चल जाता है। नाउ नेक्स्ट हमें एस.एन. रॉय के बारे में बता रखा है। सो एस.एन. रॉय ने अपने एक बुक को पब्लिश किया था, जिस बुक का टाइटल था द स्टोरी ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी। सो इस बुक में उन्होंने जॉन मार्शल को इंडिकेट करते हुए ये लिखा था कि मार्शल ने हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को 3000 ईयर्स और ज़्यादा ओल्डर बना दिया, और ज़्यादा पुराना बना दिया एज कम्पेयर टू द टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड में मार्शल को इंडिया मिला था। यानी कि जिस टाइम पीरियड में जॉन मार्शल ASI के डायरेक्टर जनरल थे, सो उस टाइम पीरियड में हर एक व्यक्ति को, हर एक आर्कियोलॉजिस्ट को यही लगता था कि हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की जो एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत है वो होती है फ्रॉम 6th सेंचुरी BCE। बट जॉन मार्शल के टाइम पीरियड के दौरान ही, यानी कि जब जॉन मार्शल ASI के डायरेक्टर जनरल थे, सो उसी टाइम पीरियड में हर एक लोगों को हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है, उसी टाइम पीरियड में हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी होती है। सो इसीलिए एस.एन. रॉय ने ये कहा है कि जॉन मार्शल ने इंडिया को 3000 साल और ज़्यादा पुराना बना दिया। दैट मीन्स कि अगर आप इस टाइम पीरियड से काउंट करेंगे, देन हड़प्पन सिविलाइजेशन इस टाइम पीरियड से 3000 साल के टाइम पीरियड का सिविलाइजेशन हुआ करता था। यानी कि अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के अर्ली फेज को देखेंगे, देन वो बेसिकली 3300 BC यानी कि 3300 BC के टाइम पीरियड के दौरान ही हड़प्पन सिविलाइजेशन का इमर्जेंस स्टार्ट हो गया था। सो लगभग अगर आप इस टाइम पीरियड को काउंट करेंगे 6th सेंचुरी BCE से, देन हमारा जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट था वो 3000 साल और ज्यादा पुराना हो गया। यानी कि हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसकी शुरुआत 6th सेंचुरी BCE से नहीं, बल्कि 6th सेंचुरी BCE से भी 3000 साल पहले ही हो जाता है। यानी कि लगभग 3300 BC से ही हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है। सो इसीलिए एस.एन. रॉय ने जॉन मार्शल को अपने बुक में मेंशन किया है, क्योंकि उन्हीं के टाइम पीरियड के दौरान, यानी कि जब वो ASI के डायरेक्टर जनरल थे, सो उन्हीं के टाइम पीरियड के दौरान हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी होती है, एंड जॉन मार्शल ने ही पूरे वर्ल्ड में अनाउंस किया था अबाउट द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि आखिर आर्कियोलॉजिस्ट ने हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड को किस तरीके से फाइंड आउट किया। आखिर आर्कियोलॉजिस्ट को ये कैसे पता लगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, अगर आप 6th सेंचुरी BC से काउंट करोगे, देन हड़प्पन सिविलाइजेशन लगभग 3000 ईयर्स ओल्डर सिविलाइजेशन हुआ करता था। सो इस टाइम पीरियड को आखिर आर्कियोलॉजिस्ट ने किस तरीके से फाइंड आउट किया। सो आर्कियोलॉजिस्ट ने बेसिकली मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के हेल्प के थ्रू हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड को फाइंड आउट किया। सो बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट को मेसोपोटामियन साइट्स में कुछ अनआइडेंटिफाइड सील्स मिले थे। यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को मेसोपोटामिया के साइट्स में कुछ ऐसे सील्स मिले थे, कुछ ऐसे सील्स को उन्होंने एक्सकेवेट किया था, डिस्कवर किया था, जो कि अनआइडेंटिफाइड था, यानी कि जिसके बारे में उन्हें नॉलेज नहीं था। सो जब हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी एक्सकेवेशन हुआ, एंड जब आर्कियोलॉजिस्ट को हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी वही सिमिलर सील मिला, देन आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का एक कॉन्टेम्पोरेनियस, यानी कि एक ही टाइम पीरियड का सिविलाइजेशन हुआ करता था। तभी हमें हड़प्पन सील्स जो है वो मेसोपोटामिया के साइट्स में मिले हैं।
एंड साथ ही हमने प्रीवियस के वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में भी हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के एविडेंस मिलते हैं, हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन का जिक्र मिलता है। सो इन सारे एविडेंस के अकॉर्डिंग आर्कियोलॉजिस्ट ने ये फाइंड आउट किया कि हो ना हो हड़प्पन सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में ही एग्जिस्ट करता था, तभी हमें हड़प्पन सील मेसोपोटामिया के साइट्स में मिले हैं। सो इसके बाद से पूरे ही वर्ल्ड को ये पता लगा कि इंडिया में ना सिर्फ एक न्यू सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई है, बल्कि एक ऐसे सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई है जो कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के कॉन्टेम्पोरेनियस यानी कि सेम टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करने वाला सिविलाइजेशन हुआ करता था ना। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि जॉन मार्शल का जो टाइम पीरियड था, जिस टाइम पीरियड में वो ASI के डायरेक्टर जनरल थे, सो उस टाइम पीरियड को, उनके टाइम पीरियड को बेसिकली एक मेजर चेंज माना जाता है हमारी इंडियन आर्कियोलॉजी में, क्योंकि उन्हीं के टाइम पीरियड के दौरान हमें अपने इंडियन सबकॉन्टिनेंट के पुराने हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है, जो कि हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एक बहुत ही डेवलप्ड सिविलाइजेशन हुआ करता था। सो अगर हम जॉन मार्शल के बारे में थोड़ा बहुत और इन्फॉर्मेशन को जाने, सो जॉन मार्शल पहले ऐसे प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंडिया में काम किया था। इससे पहले जॉन मार्शल ने ग्रीस एंड क्रीट में भी वर्क किया था। सो उनका जो वर्किंग एक्सपीरियंस था, सो उस एक्सपीरियंस को वो इस फील्ड में यूज़ कर रहे थे, यानी कि इंडिया में आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन करने के लिए वो अपने ग्रीस एंड क्रीट के एक्सपीरियंस को यूज़ कर रहे थे। सो जॉन मार्शल एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आर्कियोलॉजिस्ट थे। सो इसीलिए उनके टाइम पीरियड के दौरान हमें अपने इंडियन सबकॉन्टिनेंट के एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। साथ ही साथ कनिंघम की तरह जॉन मार्शल भी स्पेक्टिकुलर फाइंड्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। स्पेक्टिकुलर फाइंड्स यानी कि जितने भी यूनिक चीज़ें हैं, जो यूनिक ऑब्जेक्ट है या फिर जो एट्रैक्टिव ऑब्जेक्ट है, सो उन सारे ऑब्जेक्ट की खोज, उन सारे आर्टिफैक्ट की खोज में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। साथ ही साथ जॉन मार्शल पुराने टाइम पीरियड के एवरीडे लाइफ के पैटर्न को जानने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, यानी कि पुराने टाइम पीरियड में लोग किस तरीके से रहा करते थे, लोग अपने जीवन को किस तरीके से बिताते थे, उनका जो एवरीडे लाइफ का पैटर्न था वो कैसा था। सो इस चीज़ को जानने में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। नाउ नेक्स्ट हमें जॉन मार्शल के एक्सकेवेशन टेक्निक के बारे में बता रखा है, यानी कि जॉन मार्शल किस तरीके से आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन को करते थे, किस तरीके से खुदाई करते थे पुराने आर्टिफैक्ट्स को डिस्कवर करने के लिए। सो उन सारी चीज़ों के बारे में, उन सारी टेक्निक के बारे में ही बता रखा है। बट इस टॉपिक को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको अपने पेज में साइड में एक बॉक्स मिलेगा एंड उस बॉक्स का टाइटल है साइट्स, माउंट्स एंड लेयर्स। सो सबसे पहले हम इन तीनों ही चीज़ों को अच्छी तरीके से समझेंगे एंड उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ताकि आपको ये टॉपिक समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। सो सबसे पहले हमें साइट्स के बारे में बता रखा है कि आखिर आर्कियोलॉजिकल साइट्स किन सारे साइट्स को कहा जाता है। सो आर्कियोलॉजिकल साइट बेसिकली एक ऐसे प्लेस को कहा जाता है जिस प्लेस से हमें पास्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी कि पुराने टाइम पीरियड के दौरान ह्यूमन बींग्स ने जो कुछ भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया था, सो उन सारे एक्टिविटीज़ का जब हमें फिजिकल रिमेनिंग्स मिलता है, कुछ एविडेंस मिलता है, सो जिस जगह से हमें उन सारे एक्टिविटीज़ का फिजिकल रिमेन्स मिलता है, सो उन सारी जगहों को ही आर्कियोलॉजिकल साइट कहा जाता है। उन सारे आर्कियोलॉजिकल साइट में अगर आप एक्सकेवेशन करेंगे देन आपको बहुत सारे फिजिकल रिमेन्स मिलेंगे, यानी कि बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलेंगे। सो आर्कियोलॉजिकल साइट किस तरीके से फॉर्म होता है? सो आर्कियोलॉजिकल साइट्स आर फॉर्म थ्रू द प्रोडक्शन, यूज एंड डिस्कार्डिंग ऑफ मटेरियल्स एंड स्ट्रक्चर्स, यानी कि एक ऐसा प्लेस जिस प्लेस में मटेरियल्स एंड स्ट्रक्चर्स को प्रोड्यूस किया गया था, फिर उन सारी चीज़ों को यूज़ किया गया था एंड यूज़ करने के बाद उन सारी चीज़ों को डिस्कार्ड यानी कि फेंका भी किया था। सो ऐसे ही प्लेस बेसिकली आर्कियोलॉजिकल साइट बन जाते हैं। सो जैसे कि अगर हम लोग किसी भी हड़प्पन साइट का एग्जाम्पल ले, जैसे कि हम लोग मोहनजोदारो का एग्जाम्पल लेते हैं, सो मोहनजोदारो को एक आर्कियोलॉजिकल साइट कहा जाता है, क्योंकि मोहनजोदारो ये जो प्लेस था, इस प्लेस में पुराने टाइम पीरियड में कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया गया था, जैसे कि इन सारे प्लेस में कुछ मटेरियल को प्रोड्यूस किया गया था, कुछ स्ट्रक्चर्स को बनाया गया था, साथ ही साथ उन सारे मटेरियल्स एंड उन सारे स्ट्रक्चर्स को यूज़ भी किया गया था एंड यूज़ करने के बाद उन सारी चीज़ों को डिस्कार्ड भी किया गया था, फेंका भी गया था। सो ये सारे आर्टिफैक्ट्स, ये सारे मटेरियल्स या फिर ये सारे जो स्ट्रक्चर्स है, जब हमें उस पर्टिकुलर प्लेस में एक्सकेवेशन के दौरान मिलते हैं, सो उन्हीं सारे प्लेस को फिर हम लोग आर्कियोलॉजिकल साइट कहते हैं। सो आई होप कि आपको आर्कियोलॉजिकल साइट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो अगर हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहें कि आर्कियोलॉजिकल साइट क्या होता है, सो आर्कियोलॉजिकल साइट बेसिकली ऐसे साइट, ऐसे प्लेस को कहा जाता है जिन सारे प्लेस में हमें एक्सकेवेशन के दौरान बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। सो ऐसे ही प्लेस को आर्कियोलॉजिकल साइट कहा जाता है। ना नेक्स्ट हमें माउंट्स के बारे में बता रखा है। सो माउंट्स क्या होता है? सो व्हेन पीपल कंटिन्यू टू लिव इन द सेम प्लेस, देयर कंस्टेंट यूज एंड रीयूज ऑफ द लैंडस्केप रिजल्ट इन द बिल्डअप ऑफ ऑक्यूपेशनल डेब्रिस कॉल्ड अ माउंट्स।
यानी कि जब एक पर्टिकुलर प्लेस में, एक सेम प्लेस में लोग हजारों सालों से रह रहे होते हैं, सो उस प्लेस में वो लोग लैंडस्केप को यानी कि जमीनों को बार बार यूज करते हैं, उसका रीयूज करते हैं। सो इसकी वजह से एक ऑक्यूपेशनल डेब्रिस क्रिएट हो जाता है एंड उन्हीं सारे ऑक्यूपेशनल डेब्रिस को माउंट्स कहा जाता है। सो माउंट्स को अगर मैं आप लोग को और भी अच्छी तरीके से समझाऊं, सो मान लीजिए कि ये एक पर्टिकुलर प्लेस है। सो इस पर्टिकुलर प्लेस में बहुत सारे लोग हजारों सालों से रह रहे होते हैं। सो जब वे लोग इस पर्टिकुलर प्लेस में रहेंगे, देन वो लोग अपने ह्यूमन एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म करेंगे। जैसे कि वो लोग इस प्लेस में कुछ ना कुछ सामानों का प्रोडक्शन करेंगे, फिर उन सारे सामानों को वो लोग यूज़ भी करेंगे एंड यूज़ करने के बाद वो लोग उन सारे सामानों को डिस्कार्ड भी कर देंगे, यानी कि फेंक भी देंगे। सो इसकी वजह से एक ऑक्यूपेशनल डेब्रिस का क्रिएशन हो जाता है एंड फिर बहुत सालों बाद में भी जियोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से ये सारी ही चीज़ें मिट्टी के नीचे दब जाएंगे एंड फिर कुछ सालों बाद अगेन जब दूसरे लोग इन्हीं सारे साइड में, इन्हीं सारे जगहों पे बसेंगे, रहेंगे, देन वो लोग भी अगेन कुछ ना कुछ सामानों का प्रोडक्शन करेंगे, उन सारे सामानों को यूज़ करेंगे एंड एट द लास्ट उन सारे सामानों को डिस्कार्ड कर देंगे, यानी कि फेंक देंगे। एंड फिर अगेन जियोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से यहाँ पे एक लेयर का क्रिएशन हो जाएगा। अगेन ये सारे जो सामान है, ये सारे ही सामान मिट्टी के नीचे दब जाएंगे। फिर अगेन कुछ सालों के बाद दूसरे लोग बसेंगे, दूसरे लोग भी अगेन प्रोडक्शन करेंगे, यूज करेंगे एंड डिस्कार्ड कर देंगे। सो इस तरीके से लेयर बाय लेयर हमें एक ही पर्टिकुलर प्लेस में बहुत सारे ऑक्यूपेशनल डेब्रिस देखने को मिलते हैं। सो इन्हीं सारे ऑक्यूपेशनल डेब्रिस को माउंट्स कहा जाता है। सो माउंट्स को हिंदी में टीले कहा जाता है। सो ये जो ऊंचा सा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, सो इन्हीं सारे ऊंचे ऊंचे स्ट्रक्चर्स को माउंट्स कहा जाता है एंड इसमें अगर आप एक्सकेवेशन करेंगे देन आपको वो सारे ही आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे जो कि कोई ना कोई व्यक्ति यूज करते थे अपने टाइम पीरियड के दौरान। सो जैसे जैसे आप माउंट्स में एक्सकेवेशन करेंगे, सो हर एक लेयर में आपको कोई ना कोई आर्टिफैक्ट्स मिलता जाएगा, कोई ना कोई आपको सामान मिलता जाएगा एंड इन सारे सामानों से आप डेट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस टाइम पीरियड के दौरान कौन सारे व्यक्ति इन सारी जगहों पे रहा करते थे। नाउ इसी टॉपिक में हमें स्टेरिल लेयर्स के बारे में भी बता रखा है। सो स्टेरिल लेयर्स किन सारे लेयर्स को कहा जाता है? सो ऐसे लेयर्स जिन सारे लेयर्स में हमें कोई भी ट्रेसेस नहीं मिलते हैं, कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है, कोई भी आर्टिफैक्ट्स नहीं मिलता है, सो उन्हीं सारे लेयर्स को स्टेरिल लेयर्स कहा जाता है। जैसे कि अभी हमने एक डायग्राम के थ्रू समझा कि हर एक लेयर में हमें कोई ना कोई आर्टिफैक्ट्स मिल रहा है। सो जिन भी लेयर्स में आर्कियोलॉजिस्ट को कोई भी आर्टिफैक्ट्स नहीं मिलता था, सो उन्हीं सारे लेयर्स को बेसिकली स्टेरिल लेयर्स कहा जाता था। सो आई होप कि आपको माउंट्स भी समझ में आ गया होगा एंड लेयर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा। सो माउंट्स का मतलब बेसिकली टीले होते हैं एंड इन सारे माउंट्स में जब आप एक्सकेवेशन करेंगे देन एक्सकेवेशन के दौरान आपको बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे। सो नाउ नेक्स्ट हमें लेयर्स के बारे में बता रखा है कि आखिर लेयर्स क्या होते हैं। सो लेयर्स को हम एक पिक्चर के थ्रू बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं कि आखिर लेयर्स क्या होते हैं। सो इन दिस पिक्चर यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ सॉइल। सो जब भी आर्कियोलॉजिस्ट मिट्टी के नीचे एक्सकेवेशन करते हैं, खुदाई करते हैं, देन उनको मिट्टी के नीचे ऐसे अलग अलग कलर के लेयर्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग परत के लेयर्स देखने को मिलते हैं। सो इन्हीं सारी परतों को लेयर्स कहा जाता है जो कि इवन अलग अलग कलर्स के भी होते हैं। सो हर एक लेयर में आर्कियोलॉजिस्ट को कोई ना कोई आर्टिफैक्ट्स मिलता है अगर वो किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट में एक्सकेवेशन करते हैं। सो जैसे कि आप इस पिक्चर में ही देख सकते हैं कि जब इस पर्टिकुलर प्लेस में एक्सकेवेशन किया जाएगा देन आर्कियोलॉजिस्ट को कितने सारे लेयर्स देखने को मिलेगा एंड हर एक लेयर में उन्हें कोई ना कोई आर्टिफैक्ट्स भी देखने को मिलेगा। सो लेयर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। हर एक लेयर में जितने भी आर्टिफैक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं वो एक ही टाइम पीरियड के होते हैं। सो लेयर्स के थ्रू आर्कियोलॉजिस्ट किसी भी आर्टिफैक्ट्स के टाइम पीरियड को भी फाइंड आउट कर सकते हैं एंड साथ ही ये भी जान सकते हैं कि एक ही पर्टिकुलर प्लेस में जितने भी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं वे एक दूसरे से कितने ज्यादा पुराने हैं या फिर कौन सा आर्टिफैक्ट कितना ज्यादा नया है एंड कौन सा आर्टिफैक्ट कितना ज्यादा पुराना है। सो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि दूसरे लेयर में आपको यहाँ पे कुछ पोट्री के एविडेंस दिख रहे हैं, फिर उसके नीचे के लेयर में आपको यहाँ पे एक स्टोन का आइडल दिख रहा है, फिर आपको इस लेयर में एक स्कल दिख रहा है, फिर आपको इस लेयर में एक स्टोन का वॉल दिख रहा है एंड सबसे लास्ट लेयर में आपको कुछ बोन्स के रिमेनिंग्स दिख रहे हैं। सो ये जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि अलग अलग लेयर्स में मिले हैं, सो ये सारे ही आर्टिफैक्ट्स अलग अलग टाइम पीरियड के दौरान बरीड किए गए थे, अलग अलग टाइम पीरियड के दौरान दफनाए गए थे या फिर वो खुद ही बरीड हो गए थे। सो इन सारे ही आर्टिफैक्ट्स में से आपको सबसे ज्यादा पुराना आर्टिफैक्ट्स कौन सा वाला लगता है? सो जो आर्टिफैक्ट जमीन के सबसे लास्ट लेयर में होगा वो आर्टिफैक्ट सबसे ज्यादा पुराना होगा, यानी कि ये जो बोन्स के रिमेनिंग्स है ये सबसे ज्यादा पुराने आर्टिफैक्ट्स है। उसके बाद ये जो स्टोन वॉल है, सो ये आर्टिफैक्ट इन तीनों आर्टिफैक्ट से पुराना है,
बट अगर आप इस आर्टिफैक्ट को बोन्स से कंपेयर करेंगे देन ये आर्टिफैक्ट बोन से ज़्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि ये जो आर्टिफैक्ट है ये बोन के लेयर में नहीं है बल्कि उसके ऊपर के लेयर में है। सेम उसी तरीके से अगर आप स्कल के बारे में जानेंगे देन ये जो स्कल है ये इन दोनों आर्टिफैक्ट से पुराना है। बट अगर आप इसको स्टोन वर्ल्ड एंड अगेन बोन से कंपेयर करेंगे देन इनके कंपैरिजन में ये जो स्कल है वो उतना ज़्यादा पुराना नहीं है। नेक्स्ट अगर आप स्टोन के आइडल को देखेंगे देन ये जो स्टोन आइडल है ये इन तीनों ही आर्टिफैक्ट्स के कंपैरिजन में इतना ज़्यादा पुराना नहीं है। बट अगर आप स्टोन आइडल को पोट्री से कंपेयर करेंगे सो पोट्री के कंपैरिजन में ये जो स्टोन आइडल है ये बहुत ज़्यादा पुराना है। सो इन सारे आर्टिफैक्ट्स में से जो सबसे न्यूअर आर्टिफैक्ट्स है वो बेसिकली पोट्री है एंड जो सबसे पुराना आर्टिफैक्ट है वो बेसिकली बोन्स है। सो जैसे जैसे आप ज़मीन के नीचे आते जाओगे, जैसे जैसे आप सबसे नीचे के लेयर्स में डिगिंग करोगे, खुदाई करोगे, सो जितने नीचे के लेयर में आपको जो भी आर्टिफैक्ट्स मिलता है वो उतना ही ज़्यादा पुराना होता है, उतना ही ज़्यादा एंशियंट होता है। एंड जो भी आर्टिफैक्ट्स आपको ऊपर के लेयर में मिलते हैं वो उतना ही ज़्यादा रिसेंट होता है, वो उतना ही ज़्यादा पहले के टाइम पीरियड का होता है। सो इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड और टू फाइंड आउट द डेट ऑफ एनी आर्टिफैक्ट। सो दयाराम साहनी को भी वो जो हड़प्पन सील है वो जमीन के एक ऐसे लेयर में मिला था जो कि बहुत ज़्यादा पुराना था एज कम्पेयर टू द अदर आर्टिफैक्ट जो कि उन्हें उस टाइम पीरियड में मिला था। सो इसी से दयाराम साहनी ने ये फाइंड आउट किया कि ये जो हड़प्पन सील है ये बहुत ज़्यादा पुराना है एंड इसी से उन्होंने फिर टाइम पीरियड को भी फाइंड आउट किया। सो आई होप कि आपको लेयर्स भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। सो यहाँ पे भी ये बता रखा है कि जनरली जितना ज़्यादा लोएस्ट लेयर होता है, यानी कि जितना ज़्यादा नीचे का लेयर होता है वो उतना ही ज़्यादा पुराना होता है, उतना ही ज़्यादा ओल्डेस्ट होता है। एंड इवन उस लेयर में हमें जितने भी आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं सो वही सारे आर्टिफैक्ट्स भी उतने ही ज़्यादा पुराने होते हैं। वेयरएज अगर आप ऊपर के लेयर को चेक करेंगे सो जितना ज़्यादा ऊपर का लेयर होगा वो उतना ही ज़्यादा रिसेंट होगा, यानी कि उन सारे लेयर्स में हमें जो भी आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे वो उतना ही ज़्यादा रिसेंट आर्टिफैक्ट्स है, यानी कि ज़्यादा पुराने टाइम का आर्टिफैक्ट्स नहीं है। एंड इन्हीं सारे लेयर्स के स्टडी को स्ट्रैटिग्राफी कहा जाता है। सो नाउ अब हम लोग जॉन मार्शल के एक्सकेवेशन के टेक्निक को समझते हैं कि आखिर जॉन मार्शल किस तरीके से एक्सकेवेशन को कैरीड आउट करते थे। सो जॉन मार्शल जब भी एक्सकेवेशन किया करते थे देन वो बेसिकली रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स में ही एक्सकेवेशन किया करते थे, इग्नोरिंग द स्ट्रैटिग्राफी ऑफ द साइट। यानी कि जॉन मार्शल बेसिकली हॉरिजॉन्टल यूनिट्स में ही एक्सकेवेशन किया करते थे एंड इसकी वजह से स्ट्रैटिग्राफी का जो इंपॉर्टेंस है, उन सारे लेयर्स का जो इंपॉर्टेंस है उसको वो इग्नोर कर देते थे। सो आई थिंक अब आपको लग रहा होगा कि जब जॉन मार्शल ऐसे हॉरिजॉन्टल तरीके से ही एक्सकेवेशन किया करते थे दैट मीन्स कि वो तो लेयर्स को फॉलो कर रहे हैं, देन वो किस तरीके से लेयर्स को या फिर स्ट्रैटिग्राफी को इग्नोर कर रहे थे। सो ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो लेयर होता है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में ही होता है जैसे कि हमने पिक्चर में देखा। सो कुछ लेयर्स में भी ऐसे भी हो सकते हैं या फिर वर्टिकल्स भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक लेयर हॉरिजॉन्टल वेज में ही मिलेगा। सो जॉन मार्शल बेसिकली जब भी एक्सकेवेशन किया करते थे देन वो हॉरिजॉन्टल वेज में ही किया करते थे। सो मान लीजिए कि कोई एक साइट है जिस साइट में जो लेयर्स है वो इस तरीके से बना हुआ है। सो अगर उस जगह पे उस साइट में जॉन मार्शल हॉरिजॉन्टल तरीके से एक्सकेवेशन करते हैं देन हो सकता है कि इस लेयर में जो भी आर्टिफैक्ट्स मिला है जॉन मार्शल को एंड ऊपर के लेयर में जो भी आर्टिफैक्ट्स मिला है जॉन मार्शल को, सो उन दोनों ही आर्टिफैक्ट्स को वो सेम ही कैटेगरी में प्लेस कर देते थे। सो इसके कारण से वो जो स्ट्रैटिग्राफी का इंपॉर्टेंस है, उन सारे लेयर्स का जो इंपॉर्टेंस है उसको जॉन मार्शल इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि ये बेसिकली अलग अलग लेयर का पार्ट है। ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है। सो सेकंड लेयर में जो भी आर्टिफैक्ट्स मिलेगा वो बहुत ज्यादा पुराना होगा एज कम्पेयर टू द फर्स्ट लेयर, एंड फर्स्ट लेयर में जो भी आर्टिफैक्ट्स मिलेगा वो रिसेंट आर्टिफैक्ट्स होगा। सो जॉन मार्शल इन सारे स्ट्रैटिग्राफी या फिर इन सारे लेयर्स को इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहे थे एंड वो हॉरिजॉन्टल तरीके से एक्सकेवेशन कर रहे थे। सो इसकी वजह से जो कुछ भी आर्टिफैक्ट्स इवन उन्हें अलग अलग लेयर्स में भी मिल रहा था, सो उन सारे आर्टिफैक्ट्स को वो एक ही कैटेगरी में प्लेस कर रहे थे एंड जिसके कारण से उन सारे आर्टिफैक्ट्स के डेट्स को फाइंड आउट करने में भी जॉन मार्शल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। सो जैसे कि यहाँ पे भी बता रखा है कि जॉन मार्शल जब भी आर्टिफैक्ट्स को रिकवर करते थे फ्रॉम द सेम यूनिट, यानी कि सेम हॉरिजॉन्टल यूनिट से, सो उन सारी आर्टिफैक्ट्स को वो एक ही ग्रुप में प्लेस कर देते थे, इवन अगर वे सारी आर्टिफैक्ट्स उन्हें अलग अलग स्ट्रैटिग्राफिक लेयर्स में भी मिला है। सो एज अ रिजल्ट क्या होता है, हड़प्पन आर्टिफैक्ट से जो भी हमें वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए था, जो भी हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए था, सो वो सारे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलते हैं। सो यहीं पे जॉन मार्शल एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि वो लेयर्स के इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं, वो स्ट्रैटिग्राफी को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है टॉपिक नंबर 10.2 न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चन।
इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि जॉन मार्शल का जो गलती था कि वो स्ट्रैटिग्राफी के लेयर्स को इग्नोर कर रहे थे। उस गलती को कौन सुधारते हैं एंड किस तरीके से न्यू टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है अगेन हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक्सकेवेशन करने के दौरान। सबसे पहले इस टॉपिक में हमें आर.ई.एम. व्हीलर के बारे में बता रखा है। आर.ई.एम. व्हीलर उस टाइम पीरियड में यानी कि करीब 1944 के टाइम पीरियड के दौरान एएसआई के डायरेक्टर जनरल बनते हैं। उसी टाइम पीरियड के दौरान वो जो प्रॉब्लम था जो कि जॉन मार्शल कर रहे थे एक्सकेवेशन के दौरान, उस प्रॉब्लम को आर.ई.एम. व्हीलर रेक्टिफाइड करते हैं यानी कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उस प्रॉब्लम को सही करते हैं। आर.ई.एम. व्हीलर इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं, इस बात को इंपॉर्टेंस देते हैं कि एक्सकेवेशन के दौरान हमें स्ट्रैटिग्राफी को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें लेयर्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम किसी भी माउंट में एक्सकेवेशन करते हैं, किसी भी टीले में एक्सकेवेशन करते हैं, देन उस माउंट का जो लेयर्स है, जो डिफरेंट परत है, उन सारे लेयर बाय लेयर ही हमें एक्सकेवेशन करना चाहिए, तभी हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल सकता है। व्हीलर ये कहते हैं कि हमें ऐसे ही मैकेनिकली डिगिंग नहीं करना चाहिए अलोंग यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल लाइंस, यानी कि हमें हॉरिजॉन्टल यूनिट्स में या फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस में डिगिंग नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें लेयर्स को फॉलो करना चाहिए, हमें लेयर बाय लेयर एक्सकेवेशन करना चाहिए। नाउ अगर हम आर.ई.एम. व्हीलर के बारे में और भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन को देखें, आर.ई.एम. व्हीलर एक एक्स आर्मी ब्रिगेडियर थे। दैट मीन्स कि वो अपने मिलिट्री के नॉलेज को, मिलिट्री के आइडिया को आर्कियोलॉजी के फील्ड में या फिर आर्कियोलॉजी के प्रैक्टिस में यूज कर रहे थे। ना नेक्स्ट हमें न्यू डिस्कवरीज के बारे में बता रखा है, यानी कि और भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो न्यू डिस्कवरीज होती है, उन सारी डिस्कवरीज के बारे में बता रखा है। हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो फ्रंटायर्स है, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो बॉर्डर्स है, जो बाउंड्री है, उसका आज के टाइम पीरियड के नेशनल बाउंड्रीज के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। यानी कि आज के टाइम पीरियड में अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के प्लेस को देखेंगे, बाउंड्रीज को देखेंगे, देन वो बेसिकली आपको पाकिस्तान के आधे पार्ट में मिलेगा एंड इंडिया के आधे पार्ट में मिलेगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो बाउंड्रीज है, जो फ्रंटायर्स है, उसका आज के टाइम पीरियड के नेशनल बाउंड्रीज के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। जब हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का पार्टीशन हो गया एंड पाकिस्तान का क्रिएशन हो गया, जितने भी इम्पोर्टेंट एंड मेजर हड़प्पन साइट थे जैसे कि मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, वो दोनों ही इम्पोर्टेंट हड़प्पन साइट पाकिस्तान के टेरिटरी में चले गए। इसकी वजह से जितने भी इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको एक प्रेरणा मिली कि हमें इंडिया में भी ट्राई करना चाहिए कि हम इंडिया में भी कुछ इम्पोर्टेंट हड़प्पन साइट को लोकेट कर सके, कुछ इम्पोर्टेंट हड़प्पन साइट को डिस्कवर कर सके या फिर फाइंड आउट कर सके, क्योंकि इससे हमें अपने इंडियन सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के बारे में और भी कुछ पता चलेगा। अब इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट पाकिस्तान में जाके एक्सकेवेशन तो कर नहीं सकते हैं हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री को फाइंड आउट करने के लिए। इसीलिए इंडिया के आर्कियोलॉजिस्ट ने ये ट्राई किया कि हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ही कुछ इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट को डिस्कवर करें, ताकि हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसीलिए पार्टीशन के बाद हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के खच के इलाके में एक्सटेंसिव सर्वेज किया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सकेवेशन किया जाता है एंड एक्सकेवेशन की वजह से और भी कई सारे हड़प्पन सेटलमेंट्स का खुलासा होता है। हमें अपने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में और भी कई सारे इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट देखने को मिलता है एंड उसके बाद पंजाब एंड हरियाणा के रीजन में भी एक्सप्लोरेशन किया जाता है, एक्सकेवेशन किया जाता है। इसकी वजह से अगेन हमें पंजाब एंड हरियाणा में भी कुछ और इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट देखने को मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कलीबंगन जो कि राजस्थान में है, लोथल जो कि गुजरात में है, राखी गढ़ी जो कि हरियाणा में है एंड इसके अलावा मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड धोलावीरा जो कि प्रेजेंट डे गुजरात में है। इन सारे जगहों में जब एक्सकेवेशन किया गया देन हमें ये सारे इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट देखने को मिले। इन सारे हड़प्पन साइट्स में जब आर्कियोलॉजिस्ट एक्सप्लोर करते हैं और जब एक्सकेवेशन करते हैं देन हमें और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ना नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि 1980s के बाद से हमें बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल इंटरेस्ट देखने को मिलता है इन द हड़प्पन आर्कियोलॉजी, यानी कि दूसरे कंट्रीज़ के लोग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के सिविलाइजेशन को जानने के लिए, हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन के आर्कियोलॉजी को फाइंड आउट करने के लिए या फिर जानने के लिए। बहुत सारे स्पेशलिस्ट, बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ना सिर्फ हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बल्कि अब्रॉड के यानी कि दूसरे देशों के भी वो लोग जॉइंटली वर्क करते हैं हड़प्पा में एंड मोहनजोदारो में, ताकि हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिल सके। ये सारे स्पेशलिस्ट, ये सारे आर्कियोलॉजिस्ट मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड आउट और टू रिकवर द ट्रेसेस ऑफ क्ले, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमें क्ले के एविडेंस मिले या फिर स्टोन के एविडेंस मिले, मेटल के एविडेंस मिले
या फिर हमें एंशियंट प्लांट एंड एनिमल्स के रिमेनिंग्स का एविडेंस मिले, ट्रेसेस मिले। इसके अलावा ये सारी आर्कियोलॉजिस्ट इवन उन्हें हड़प्पा के साइट से छोटे भी फ्रैगमेंट्स मिलते हैं, कुछ भी छोटा से छोटा सबूत मिलता है। सो उन सारे ही सबूतों को वो बहुत ही बारीकी से एनालाइज करते हैं, बहुत ही बारीकी से देखते हैं और फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं। सो जिस तरीके से आज के टाइम पीरियड में भी एक्सप्लोरेशन किया जा रहा है, डिस्कवरीज की जा रही है, सो इससे तो हमें ये पता लगता है कि फ्यूचर में हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में और भी इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिल सकता है। हो सकता है कि फ्यूचर में हड़प्पन सिविलाइजेशन में लिखने के लिए जिस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता था, सो वो स्क्रिप्ट में भी डिसाइफर हो जाए और हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 10.3 भी कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा लास्ट पार्ट होगा। सो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। सो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, देन प्लीज लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो नाउ सी ऑल्सो इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।